हेलो। नमस्ते बेटा। आज अपनी दूसरी क्लास है और अपन ने सिलेबस स्टार्ट कर दिया था, चैप्टर स्टार्ट हो गया था और आज अपन ने उससे आगे पढ़ेंगे। कल आपने आवेश क्या है और आवेश कैसे उत्पन्न हुआ और आवेशन की जो विधियां हैं वो आपने पढ़ी। आवेश आपके पास में एक दैवीय पदार्थ होता है जिसका आप अनुभव महसूस कर सकते हो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल के द्वारा। इसे देखा नहीं जा सकता, इसका प्रभाव है, उस प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। ठीक है बेटा, चलो आज अपन द्वितीय क्लास है जो अपनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी की नज़र बोर्ड के ऊपर और ध्यान से देखो कि आपने जो कूलाम पढ़ा था, आवेश पढ़ा था, उस आवेश की जो यूनिट है, ऐसा यूनिट मात्रक वो कूलाम होता है और इसकी जो विमा है m0 l0 t1 a1 होती है। ठीक है, अब जो आवेश है, अगर 1 माइक्रो कूलाम आवेश है तो 10⁻⁻6 कूलाम हो गया, नैनो है तो 10⁻⁻9 हो गया और उसके बाद में अगर पीको है तो 10⁻⁻12 कूलाम हो गया। सीजीएस पद्धति के अंदर इसका जो मात्रक है वो मात्रक स्टेट कूलाम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या इसको फ्रैंकलिन भी कह सकते हैं। और 1 कूलाम इक्वल टू क्या हो गया, 3 × 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ठीक है, 1 कूलाम इक्वल्स टू आपके 96500 फेरेडे जो है, ये सबसे बड़ा इसका मात्रक है। अगर आपको ये भी पूछना चाहे कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है तो क्या है इसका, फेराडे। ठीक है, तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखें। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि यदि आपके पास में कोई आवेशित वस्तु है और इस आवेशित वस्तु का आपको पता लगाना है कि ये आवेशित है या अनावेशित है, तो आप इसका कैसे पता लगाओगे? तो इसके लिए एक उपकरण बनाया गया। इस उपकरण की सहायता से अपन ये पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है या अनावेशित। इस उपकरण का नाम है विद्युतदर्शी या इसको स्वर्ण पत्थर विद्युतदर्शी भी कहते हैं। इस उपकरण के अंदर एक बीकर या जार दिया गया है। इस जार के अंदर यहाँ पर एक कार का टुकड़ा लगाया हुआ है जिसकी सहायता से धात्विक छड़ को इसके अंदर लटकाया गया है। ठीक है, और धात्विक छड़ के नीचे वाले सिरे पर दो सोने की पतली पतली जो ब्लेडें हैं वो लगाई हुई है। ठीक है, और इसके पास में यहाँ पर एक धात्विक गुंडी लगाई हुई है जो ऊपर है इसके। ठीक है, डिस्क है जिसको अपन कह सकते हैं ये धात्विक डिस्क है जो इसके ऊपर लगी हुई है। अब अपन क्या करते हैं कि जिस वस्तु का, सपोज देख ये वस्तु है, ये मुझे पता नहीं है आवेशित है या अनावेशित है, तो मैं इसको पास में लेके गया, ये वस्तु है। ठीक है, अब ये सपोज देख आपको पता होगा, नहीं पता अपन को कि ये कुछ भी नहीं है। जैसे इसको अपन पास लेके गए तो जो भी अगर इसके ऊपर आवेश होगा, अगर वो पॉजिटिव है, सपोज देख मैंने यहाँ पर पॉजिटिव मान रखा है, अगर वो पॉजिटिव है तो ये भी धात्विक छड़ है और ये भी धात्विक है। इसको जैसे आप इसके संपर्क में लेके आओगे तो ये आपका चार्ज है वो इस धात्विक डिस्क के ऊपर क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। और धातु के ऊपर अगर आप जैसे ही चार्ज या आवेश देते हो वो इसकी सतह के ऊपर कंप्लीट फैल जाता है। तो जैसे ही आपने इसके संपर्क में करवाया तो यहाँ पर इसके ऊपर यही पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उनमें से जो चार्ज होगा वो इसके ऊपर आ जाएगा और वो एक समान रूप से इसके ऊपर क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। अगर इसके ऊपर सपोज देख पॉजिटिव था तो यहाँ पर पॉजिटिव वितरित हो गया और यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पर नीचे 2 ब्लेडें लगी हुई है तो इनके ऊपर भी समान चार्ज आ रहा है, यहाँ से पॉजिटिव यहाँ से भी पॉजिटिव। तो अगर आपने जैसे ही ये अगर अभी नहीं लगी हुई है और नीचे ये ब्लेड है, सपोज देख इनके बीच के अंदर जो गैप है वो सीमित था। ठीक है, थोड़ा सा गैप था। जैसे ये छड़ आप इनके पास लेके गए और आपने इस पे पॉजिटिव था तो ये चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव चला गया, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर भी पॉजिटिव आ गया। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो उस कंडीशन के अंदर ये दोनों ब्लेडें नीचे से क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। तो अगर ये ब्लेडें फैलेगी तब अपन कह सकते हैं कि जो छड़ आप पास में लेके गए थे वो छड़ आपके पास में आवेशित छड़ है। कौन सी छड़ है, आवेशित छड़। अगर आपके पास में ये छड़ है, ये आवेशित नहीं थी, तो जब इसके ऊपर किसी प्रकार का आवेश नहीं था तो इसके संपर्क में लेके गए तो यहाँ पर किसी प्रकार का आवेश नहीं गया, किसी प्रकार का आवेश नहीं गया तो यहाँ पर भी कोई भी आवेश नहीं है।
ठीक है, नहीं है तो इन ब्लेडों के ऊपर कोई प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा, ना तो ये फैलेगी और ना ही सिकुड़ेगी। ठीक है बेटा। अब यदि आपके पास में यहाँ पर अभी आप नेगेटिव चार्ज लेके जाते हैं, क्या लेके जाते हैं? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज अगर आप इसके पास में लेके जाते, जैसे इसके संपर्क में करवाते, तो संपर्क में करवाते तो जो चार्ज है वो इसी के ऊपर आता और ब्लेड वापस यहाँ पर भी नेगेटिव जा रहा था, यहाँ पर भी नेगेटिव जा रहा था। इस कंडीशन के अंदर वापस क्या होगा? प्रतिकर्षित होता। तो इस प्रकार आप इन ब्लेडों से, जब इन ब्लेडों की जो दूरी है, यदि इनमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हो रहा है, उस समय आपकी जो वस्तु पास लेके आ रहे हो वो वस्तु अनावश्यक है। और जब इसको आप पास में लेके जा रहे हो और ये ब्लेड फैल जाती है, इस कंडीशन में आप पता लगा सकते हो कि आपके पास में जो वस्तु है वो आवेशित है। ठीक है बेटा। इस प्रकार अपन पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है या अनावेशित है, और किस उपकरण की सहायता से? विद्युत दर्शी की सहायता से। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये आपके अच्छे से समझ में आ गया। आपको 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, पूछ सकते हैं आवेशों का शेष सूचन किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत दर्शी। एक दूसरा उपकरण और भी होता है इलेक्ट्रोदर्शी, जिसका वर्णन नहीं है, अपने पास में नाम आपको 2 पता होना चाहिए कि इन दोनों की सहायता से आप आवेशों के शेष सूचन का पता लगाया जा सकता है। एक विद्युतदर्शी, एक इलेक्ट्रोदर्शी। ठीक है बेटा। यस, देखो कि आपने यहाँ तक तो पता लग ही गया कि किसी अनावेशित वस्तु का अपन को पता लगाना है कि ये आवेशित है या अनावेशित है, वो अपन विद्युतदर्शी उपकरण की सहायता से पता लगा सकते हैं। अब अपन आगे पढ़ रहे हैं आवेशों के गुणधर्म। देखो बड़ा एक बात ध्यान से सुन लो कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये अकॉर्डिंग टू आपके बुक्स के टॉपिक्स के हिसाब से ही चल रहा हूँ। जैसे आपको मैंने ये टॉपिक समझाया, समझाने के पश्चात वापस आप किताब पढ़ सकते हो घर पे, और उस किताब से वापस समझ सकते हो कि अगर आपने ये समझा है, क्या ये आपने किताब में जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको वापस समझ में आ गया कि नहीं आया। और वहाँ पर आपके जो भी कोई डाउट आता है तो मेरे मोबाइल नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इन पर कॉल करके व्हाट्सएप पर मुझसे आप वापस पूछ सकते हो। ठीक है बेटा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि हो सकता है कि एक क्लासरूम का अलग इफेक्ट रहता है। अब यहाँ पर मैं जो भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मी, मैं कंप्लीट उसको समझा रहा हूँ, फिर भी क्या होता है कभी कभी जो डाउट्स वगैरह होते हैं, इन आप अगर सामने होते हो तो तुरंत उसमें पूछ लेते हो और वो चीज़ आपके तुरंत क्लियर हो जाती है। अगर वो चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, जैसे अभी मैंने आपको समझा दिया ये चीज़, मैं अकॉर्डिंग टू आपके बुक्स के टॉपिक से चल रहा हूँ, स्टार्टिंग से मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है और उसका जैसे टॉपिक लगा रखे हैं अपन क्लास में पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं। फर्क इतना ही है कि आप यहाँ पर नोट नहीं कर रहे हो, अब मैं नोट करने का समय मिल रहा होगा आपको, अगर आप देख रहे हो और आप वहाँ पर यूट्यूब पर वीडियो को स्टॉप करके धीरे धीरे नोट कर सकते हो तो एक अलग बात है, नहीं तो आप यहाँ से समझ सकते हो और बुक्स के अंदर वापस ये चीज़ें लिखी हुई भी मिल जाएगी। इससे अच्छा तो आप टॉपिक और उस कंसेप्ट को समझें और उससे रिलेटेड फिर वापस और पढ़ें, फिर आप देखेंगे हाँ रियली आपको समझ में आ रहा है या नहीं, वहाँ पर आपका पूरा क्लियर भी हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ वैसे सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे यहाँ पर इस कॉन्टैक्ट नंबर पर 9571167970 पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है बेटा। चलो ध्यान रखें, इधर आगे वापिस आवेशों के गुणधर्म। अभी जो अपन ने कल पढ़े थे वो आवेशन की विधियां थी, आज अपन आवेशों के गुणधर्म पढ़ रहे हैं कि एक आवेश है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो देखो बेटा, जो आवेश है, अगर आवेश आपके गतिशील हो या स्थिर हो, उसके ऊपर जो आवेश की मात्रा होती है वो स्थिर रहेगी। सपोज दे अगर किसी कण के ऊपर 5 कूलम आवेश चार्ज है, ठीक है, अगर इसको आप उच्च वेग से गति करवाते हो, उच्च वेग से गति करवाते हो तो इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, इसके आवेश में परिवर्तन नहीं होगा। तो पहला गुण क्या हो गया, अपन कह सकते हैं कि आवेश है इसकी जो मान होता है वो स्थिर होता है, निश्चित होता है, वेग के ऊपर निर्भर नहीं करता। दूसरा है जो अपन आवेश का संरक्षण, जो आवेश है यह आपके जैसे ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार आप कहते हो कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, ठीक है, उसी प्रकार से आवेश भी नष्ट नहीं होता है। आवेश एक फॉर्म से आपके देखो, आवेश एक मैं अभिक्रिया है, इससे समझा रहा हूँ। आपके पास यूरेनियम है 238 और इसका परमाणु क्रमांक हो गया 92। अब अगर ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है तो 2 पार्टिकल्स में हो रहा है, तो एक पार्टिकल्स यहाँ से अल्फा कण क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो
तो ये टूट रहा है, तो उस समय इसके ऊपर जितना पहले चार्ज था बाद में ही इस कंप्लीट सिस्टम का चार्ज वही होगा। ये एक निकाय हो गया, जो पहले एक था निकाय, ये दो भागों में टूट रहा है, टूटने के पास में ही बाद में क्या रहेगा, निकाय एक ही रहेगा। इसका समस्त चार्ज अगर जोड़ा जाए तो पहले और टूटने के बाद क्या रहेगा, समान रहेगा। जैसे देखो सपोज है मैंने माना चार्ज Q, इसका चार्ज Q है, इनिशियल कंडीशंस के अंदर 92 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में है, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने इसके पास में क्या होंगे, प्रोटॉन। अब फाइनल कंडीशंस में क्या हुआ, फाइनल में दो भागों में डिवाइड हो गया, इसके पास तो 90 बचे, ठीक है, और इसके पास 2 बचे हैं, लेकिन दोनों का सम कितना हो रहा है अपने पास में वापस 92 इलेक्ट्रॉन। तो अपने पास में जितने इलेक्ट्रॉन, जितना चार्ज इसके पास पहले था और इसके डिवाइड होने के बाद में चार्ज अगर इस पूरा कंप्लीट जोड़ा जाए तो चार्ज सेम आएगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि आवेश है वो सुरक्षित है, आवेश लॉस नहीं हो रहा है। आवेश कंप्लीट इस निकाय का निकाला जाए तो वापस आपको चार्ज वो ही मिलेगा, ठीक है। तो अब अपन क्या करना है कि आपके पास में जो नेक्स्ट इक्वेशन है, एक और अभिक्रिया है, इससे मैं आपको समझा रहा हूं कि आपके पास में देखो यहां पर दो पार्टिकल्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर हीलियम ऐड हो रहा है, प्लस यहां पर ये पार्टिकल आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर डिवाइड हो रहा है। तो इसके जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर, वो कितने 7, इसके कितने हीलियम के 2, तो दोनों का एडिशन कितना हो गया 9। अगर ये दोनों वापस डिवाइड हो रहे हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, तो आपके पास में इसके कितने हो गए 8 और इसका कितना हो गया 1। हाँ, टूटने के पश्चात भी अगर दूसरे में मेड हो गए, लेकिन इस पूरे निकाय का जो चार्ज है, आवेश है, वो सुरक्षित रहेगा। तो अपन कह सकते हैं आवेश सुरक्षित है, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी जो प्रॉपर्टी है उसमें बता रहा है कि आवेश एक क्वांटीकृत है। क्या है, क्वांटीकृत। इसका ध्यान से समझो, देखो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, वन ऊपर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। तो अगर कहा यह जाता है कि आपके आवेशों का क्वांटीकरण का मीन ये है, आवेश पूर्ण गुणज के रूप में होता है। किसमें होता है, पूर्ण गुणज में। तो अगर आपके पास में देखो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है, और अगर इसका डबल करूं तो 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इसका डबल करूं वापस क्या हो जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो देखो बड़ा ध्यान से, यहाँ पर Q इक्वल्स टू E था, ठीक है, और आपके पास में यहाँ पर Q इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया इसका कंप्लीट, तो क्या हो गया 3.2, और ये किससे मल्टीप्लाई हो गया, वापस नेक्स्ट स्टेप। तो अगर इसको कहें तो आप कह सकते हो Q इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू थी, फिर Q इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो गई मल्टीप्लाई में Q इक्वल्स टू 3। ऐसे ऐसे अगर मैं इसको निकालूं तो आपके पास में क्या आ जाएगा N इलेक्ट्रॉन। अब हो सकता है कि यहाँ पर जो अपन ये राशि ले रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, क्योंकि पॉजिट्रॉन आपके पास में एक प्रोटॉन भी तो होता है इसके अंदर, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम हो जाएगा, और प्रोटॉन के ऊपर क्या हो जाएगा +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो इस कंडीशंस के अंदर अपन यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों हो सकते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से अप्लाई कर दिया। एन क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कि कितना इससे मल्टीप्लाई है, कितना मल्टीप्लाई है 1 था पहले, यहाँ पे 2 3 4 5 6 ऐसे n मल्टीप्लाई में हो सकते हैं, ठीक है। अब आप कहने का मीनिंग क्या है, ध्यान से समझिए, पूर्ण गुणज के रूप में मल्टीप्लाई हो रहा है। n की जो वैल्यू है वो आपके पास में, जैसे इलेक्ट्रॉन वाई 2 नहीं हो सकता, मतलब मिनिमम वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की वो इतनी है। अगर अब कोई दूसरी वैल्यू डिफाइन होने वाली है तो वो इसका गुणज होगा, क्या होगा, इसका गुणज। तो यहाँ पर अभी 2 गुणज हुआ है, आप इसको 2.2 इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते हैं अपन इसको, यहाँ पर जो होगा वो क्या हुआ है, पूर्ण गुणज, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास में क्या बता रहा है, आवेशों का क्वांटीकरण, और ये आपके पास में एक रिलेशन भी आ गया Q इक्वल्स टू +-NE। अब अपन इसके आधार पर क्वेश्चंस भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो अगला मैं क्वेश्चंस नोट कर रहा हूं, लिखो क्वेश्चंस। देखो
आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों के क्वांटीकरण के ऊपर न्यूमेरिकल्स अपने बनते हैं, क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। एक बार देखो, मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ढंग से देख लो कि आवेशों के क्वांटीकरण का मीनिंग क्या हो गया कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आदान प्रदान। इस कंडीशंस के अंदर अगर किसी धातु से जो इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा तो वो कितना निकल के जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है न्यूनतम, वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर वहां पर एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, इसका मीनिंग ये है कि इतना आवेश उसके अंदर स्थानांतरित हो रहा है। ठीक है बेटा, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अब अगर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा तो मिनिमम इतना ही जा सकता है। कितना जा सकता है? इतना। और अगर इससे ज्यादा जाएगा तो इसके गुणज में जाएगा। किसमें जाएगा? इसके गुणज में। गुणज का मतलब क्या हो गया कि इसका गुणज 2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगला क्या हो जाएगा? 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगला आपके पास 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो भी होगा वो इसके गुणज में, पूर्ण गुणज के रूप में जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 से मल्टीप्लाई हुआ। इसमें आप देखो ये E की वैल्यू हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, तो एक इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू इतनी है, तो अब जाएगा तो इसका पूर्ण गुणज 2 ही जाएगा। इसका मेरा कहने का मतलब ये है आधा नहीं जा सकता। आप कहे तो इलेक्ट्रॉन का आधा, इसमें डिवाइड होके 0.8 इंटू 10⁻⁻⁻ कूलम। ये नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा संभव नहीं है। ये एक पैकेट, एक क्वांटा के रूप में ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु में या धातु में क्या हो सकता है? इसका आदान प्रदान हो सकता है। तो आप इसको क्या कह सकते हो? 2U 2E। एक वस्तु के ऊपर अगर इतना चार्ज है तो Q इक्वल टू क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन। अगर उसके ऊपर ये चार्ज है तो ये इसका गुणज है, तो कितना गुणज है? 2 गुना, तो क्या हो गया? 2E। अगर अपन इसको लिख सकते हैं 3E। डॉट डॉट ऐसे ही अपने पास में बढ़े तो क्या हो जाएगा? Ne। अब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हो सकते हैं, तो यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों वैल्यू हो सकती है। या इलेक्ट्रॉन जा सकता है या अपने पास में, तो इसमें पास में क्या होगा? ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अपन इसके ऊपर साइन अपन को लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी के ऊपर मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूं, ध्यान से देखिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी धातु के गोले को 2 कूलम आवेश से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे? देखो उसको क्या करना है? 2 कूलम से धनावेशित करना है। धनावेशित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना पड़ेगा। अगर ऋणावेशित करना पड़ता तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ते, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते। लेकिन धनावेशित है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे कि 2 कूलम आवेशित हो जाए? तो आपके पास में देखो, आपको इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो यहाँ पर देखो ये तो बताता है कितना आवेश है उसके ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर ये बताते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये क्या है? उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का। तो अब आपके पास में यही तो संख्या बताता है, और अपन को चाहिए क्या है? यहाँ से n चाहिए। क्या चाहिए? n। क्वेश्चंस में गिवन भी क्या क्या चीजें आपके पास में देखो, चार्ज गिवन है Q, ये तो दे रखा है। गोले के ऊपर 2 कूलम आवेश अपन को बनाना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, और अपन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, मतलब अपन को n फाइंड करना है। और E की वैल्यू अपन को पता है, इलेक्ट्रॉन्स का मान कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बेटा, तो अगर अपन यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? n निकालना है। तो आवेशों के क्वांटीकरण से अपने पास में फॉर्मूला अपन जानते हैं, वी नो दैट Q इक्वल्स टू प्लस माइनस Ne। और अपन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो Q इक्वल्स टू अपने पास में क्या आ जाएगा? E। और Q की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 2 कूलम। और E की वैल्यू कितनी होगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब अपन इसको सोल्व कर लेंगे तो अपने पास में इसकी क्या आ जाएगी? वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये अपने पास में आ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है। यहाँ पर तो मैंने 2 ही लिए हैं। 2 कूलम के आवेश को धनावेशित करने में उसे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने पड़ेंगे। अगर आपको यहाँ पर 2 या कह दे 5 कूलम आवेश से धनावेशित करने में उसे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर चार्ज तो आपके पास गिवन है। ए की वैल्यू क्या है?
सेम रहेगी, कांस्टेंट है, तो आपके पास में यहाँ पर Q अपॉन E चार्ज की वैल्यू चेंज हो सकती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके अंदर ये अपने आवेशों के क्वांटीकरण के आधार पर ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, एक नंबर के अंदर कभी पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं नेक्स्ट। चलो बेटा, अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कूलाम का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसके ऊपर भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। ये जेई नीट और आपके बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखिए कूलाम का जो नियम है वो किस पर्पज से दिया गया है। कूलाम का नियम जैसे आपने 11th क्लास के अंदर गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था, और गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो दिया गया था दो द्रव्यमानों के बीच में। ठीक है, ये अपने पास में एक अर्थ हो गया, एक दूसरा पिंड हो गया, दूसरा इसका मास m1 हो गया, इसका मास m2 हो गया। यदि इसके बीच की डिस्टेंस r है तो इसके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल आपके पास में G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये न्यूटन ने आपको दिया था। लेकिन यहाँ पर जो आपने द्रव्यमान लिया है, इस द्रव्यमान के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कूलाम नाम के एक साइंटिस्ट आए और इस साइंटिस्ट ने भी यही कहा कि अगर अपने पास में दो आवेश हैं, क्या है, दो आवेश, और ये दो आवेश बिंदु आवेश है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। इसका आवेश Q1 है और इसका आवेश Q2 है और इसके मध्य की दूरी r है, तो इनके मध्य लगने वाला विद्युत बल क्या होगा। तो यहाँ पर विचारणीय बात यह है कि जो कूलाम का नियम दिया गया है वो दो आवेशों के मध्य दिया गया है, और गुरुत्वाकर्षण का बल जो दिया गया है वो दो द्रव्यमान पिंडों के मध्य दिया हुआ है, और द्रव्यमान के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन होता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आवेश है, आवेश का भी द्रव्यमान तो होता ही है, अपन नगण्य मानते हैं, द्रव्यमान है तभी तो इनके बीच में बल लग रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशंस के अंदर कूलाम ने न्यूटन सर से कुछ क्वेश्चंस राइज किए। सर यदि हमारे पास चार्ज है, आप दो द्रव्यमानों के मध्य ये बल अप्लाई कर रहे हो, हाँ हमारे पास में जो आवेश है उन्हीं के मध्य भी तो बल लगना चाहिए, उनका भी तो द्रव्यमान नहीं है, हाँ होना चाहिए न्यूटन जी का। ठीक है, होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन उसने क्या कहा कि देखो सर सपोज दैट हमारे पास में एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर आवेश है, और एक यहाँ पर नेगेटिव आवेश है, इनके मध्य की डिस्टेंस r है। आपके अकॉर्डिंग हमने मान लिया कि इनके मध्य लगने वाला इनका जो द्रव्यमान होगा उस द्रव्यमान का अपन मल्टीप्लाई करके और अपन फोर्स फाइंड कर सकते हैं। इस समय जो फोर्स है उसका जो नेचर है वो अट्रैक्शन का है, आकर्षण फोर्स लगेगा। कौन सा लगेगा, आकर्षण। यदि हमारे पास दोनों समान चार्ज हो, अगर ये भी धनात्मक हो और ये भी ऋणात्मक हो, इस कंडीशन में यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण। लेकिन जो आपने जो फोर्स दिया है इस नियम के अंदर तो ओनली फॉर अट्रैक्शन फोर्स ही अप्लाई होता है। कैसे, अगर किसी भी वस्तु को अपन थ्रो करते हैं तो वो ऑलवेज नीचे की ओर गिरती है, अर्थात अर्थ उसका अट्रैक्शन करती है, यहाँ पर रिपल्सन नहीं होता। तो यहाँ पर ये विचारणीय बिंदु था, तब आपके न्यूटन ने और कूलाम ने डिस्कस करके ये बताया कि जो आपके न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, इसका जो नेचर है या प्रकृति है वो ओनली फॉर आकर्षण की है। कौन सी है, आकर्षण की। जबकि जो कूलाम ने नियम दिया है दो आवेशों के मध्य, यहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल लग सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस कंडीशंस के अंदर कूलाम ने जो दोनों बलों पे व्याख्या की है वो क्या बताया है, देखो ध्यान से सुने। उन्होंने बताया कि यदि आपके पास में दो बिंदु आवेश है और इनके मध्य की दूरी r है, तो इनके मध्य लगने वाला जो बल है इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा, परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। दूसरा क्या बताया, इनके जो मध्य की दूरी है इसके वर्ग के स्क्वायर, इसके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है बेटा, इन दोनों कंसेप्ट को सम्मिलित रूप से उसने व्यक्त किया, तो आपके पास में F इक्वल्स टू F प्रोपोर्शनल समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से अपने ये समानुपाती का सिंबल अगर हटाते हैं तो K एक कांस्टेंट नियतांक आता है, Q1
Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आपके पास में कूलाम का जो नियम है वो अपन ने फाइंड किया है, और ये अपने पास में गुरुत्वाकर्षण का नियम था। यहाँ पर अपने पास में सेम फोर्स आया है, ओनली फॉर अपन ने ये कहा कि ये जो फोर्स है इस फोर्स का ओनली फॉर अट्रैक्शन पर नेचर होता है, और इस फोर्स का अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों नेचर होता है। यहाँ पर जो K है, इस कांस्टेंट नियतांक की जो वैल्यू है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, और विद्युतशीलता इसकी वैल्यू कितनी हो गई? E0 इक्वल्स टू 8.854 इंटू 10⁻12 है। यूनिट क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से अपन एप्सिलॉन नॉट निकाल रहे हैं, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास? 1/4 पाई के। ठीक है, तो अपने पास में जो ये के तो आ गया, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालते हैं, यहां से निकालते हैं, ये वैल्यूज पुट कर दो इसके अंदर। फोर्स अपने पास में आ गया था F इक्वल्स टू के की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी इस इक्वेशंस के अंदर, और यहाँ पर अपने पास क्या आ गया? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बेटा, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट फाइंड करनी है। एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लेके आ जाते हैं और F को यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई F क्या हो जाएगा अपने पास? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर चार्ज आवेश कूलाम और यहाँ पर आवेश कूलाम, दोनों की क्या हो जाएगी? कूलाम कूलाम इक्वल्स टू कूलाम स्क्वायर बटा यहाँ पर 4 पाई, इसकी कोई भी अपने पास में यूनिट नहीं है। फोर्स की क्या होती है? न्यूटन, और यहाँ पर क्या है अपने पास में? डिस्टेंस r, इसकी क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो गई अपने पास में? कूलाम स्क्वायर इक्वल्स टू न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। ये आज अपन ने क्या कर लिया? कूलाम के जो नियम था इसको पढ़ लिया, लेकिन इस नियम का कंसेप्ट तो आपके पास में जो स्टेटमेंट होता है वो तो 1 या 2 नंबर के अंदर पूछा जाता है थ्योरेटिकल पोर्शन में कि कूलाम का नियम क्या है, तब तक तो आपको यहाँ तक बताना है। इसका सदिश रूप है वो भी अपन आगे पढ़ेंगे, और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर सोल्व करेंगे। अगर आपको बेटा ये वीडियो अच्छा लगा है और समझ में आ रहा है, इसको सब्सक्राइब करें और आगे इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपके कोई भी इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है समझने में, तो मेरे जो मोबाइल्स नंबर है यहाँ पर लिखे हुए हैं 9571167970, आप इसके ऊपर मेरे को मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। आई होप, मेरे को लग रहा है आप सभी को अच्छे से समझ में भी आ रहा है, ऐसी कोई मैंने कमी नहीं छोड़ी है, समझाने के अंदर भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। फिर भी आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके वो डाउट आपका क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर